अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे FER1 के पास पेपर्स का है और फाइनल अकाउंट्स का सवाल है। यानी कि आपने इसमें दो चीज़ें बनानी हैं। सबसे पहले आपने इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है। ये पहली रिक्वायरमेंट है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। 20 मार्क्स का सवाल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एग्जाम में इसको सॉल्व करते हो और अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए 40 50 55 मिनट भी लगा लेते हो, 40 मिनट लगा लेते हो लेट से, तो ये एक रीजनेबल टाइम होगा। 1.8 मिनट्स पर मार्क्स आपके पास अंदाजन होते हैं, उस हिसाब से 36 मिनट बनते हैं। अगर आप 40 मिनट लगा लेते हैं यानी कि 4 मिनट ज़्यादा या 45 मिनट लगा लेते हैं, लेकिन इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स उठा लेते हैं, तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। जितने भी आपके सवाल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के होते हैं, अगर आपने उनमें इन डबल एंट्रीज को ठीक से केटर कर लिया तो ये सवाल बड़े आसान होते हैं। अच्छा, इस सवाल की एक ख़ास बात ये है कि इसमें से बहुत सारी एंट्रीज़ ऐसी हैं या बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस या एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं, जो आपके पीआरसी के पेपर्स या बेसिक अकाउंटिंग का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट होता है, उससे रिलेवेंट है। सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन ऐसी है जो थोड़ी-सी एडवांस्ड लेवल की है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्रांज़ैक्शन नंबर 1 की बात करूँ, तो यहाँ पर IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 का कॉन्सेप्ट लगता है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 की बात करूं तो ये बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग में जो एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ाया जाता है उसे पर्टेन करता है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की बात करूं तो इस पर भी बिल्कुल ही बेसिक सा एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे एप्लीकेशन है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 की बात करूं तो ये IA 16 से पर्टेन करता है, डिस्पोजल वाले एरिया से पर्टेन करता है और कोई मुश्किल बात नहीं करता। आसान से डिस्पोजल की अकाउंटिंग से रिलेवेंट आपकी क्वेरी आपको यहाँ पर टेस्ट करता है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा कि एडवांस्ड अकाउंटिंग के यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, सच एज़ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को रिवर्स करना, उसको किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो किया जाता है। तो ये एक आइडियली मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रांज़ैक्शन है जो थोड़े से हायर लेवल की है। अब हो सकता है कि ये वीडियो लेक्चर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हों, कुछ वो भी इस्तेमाल कर रहे हों जो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और कुछ वो भी इस्तेमाल कर रहे हों जो एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक कोई अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं तो शायद ये ट्रांज़ैक्शन ऐसी है जो मैं आपको कहूँगा कि आप स्किप कर दें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा-सा हायर अकाउंटिंग के लेवल की हैं। बहरहाल ट्रांज़ैक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ट्रांज़ैक्शन नंबर 6 पर आते हैं। 6 जो है वो बेड डेट से रिलेवेंट है। ये सारी वो ट्रांज़ैक्शंस हैं जो बेसिक अकाउंटिंग के कोर्स में कवर होती हैं, जिसने एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स, बेड डेट्स पढ़ा है, जिसने IAS 2 पढ़ा है, जो बेसिक से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहा है, उसके लिए रिलेवेंट है। यानी कि इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को मैं मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपलोड करूँगा। ये सवाल FAR1 का है, लेकिन अगर कोई बेसिक अकाउंटिंग की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस सवाल की वीडियो को देखे। अलबत्ता जब मैं ट्रांज़ैक्शन नंबर 5 डिस्कस करूँगा, तो इसकी कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपके ज़हन के ऊपर से चली जाएँ। अगर आप बेसिक अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, तो उसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सवाल मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान था, कोई ख़ास मुश्किल सवाल नहीं था। एक आधी ट्रांज़ैक्शन ऐसी थी जो मुश्किल थी, जो मैंने मार्क करी है, बाकी तो बहुत ही आसान सी चीज़ें पूछी थी। और मेरे ख़्याल में अगर आप अकाउंटिंग का एक पेपर दे रहे हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। सवाल अब पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज़ द समराइज़्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ कोल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है आपके पास। ट्रेड डेटर्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास। प्री पेमेंट्स की वैल्यू दी हुई है। बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर्स दिया हुआ है। एक्रूअल्स दिया हुआ है और सेल्स की वैल्यू दी हुई है। अब ये आपके पास एक बेसिक सा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अच्छा, अब यहाँ पर
जनरली जब आप फाइनल अकाउंट के सवाल देखेंगे ना, तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई होती है। अमूमन आमतौर पर जितने भी आप सवाल करते हैं, आपके पास ऊपर जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, परचेज और परचेज रिटर्न की वैल्यूज दी हुई होती है, और फिर क्लोजिंग जो इन्वेंट्री होती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का हिस्सा होती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है इन्वेंट्री, और उसके साथ ये नहीं लिखा हुआ कि ये ओपनिंग स्टॉक है। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी नहीं दी हुई। क्या परचेज और परचेज रिटर्न दी हुई है? नहीं, परचेज और परचेज रिटर्न भी नहीं दी हुई। इन्वेंट्री की एक ये वैल्यू दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें दिया हुआ है, और साथ में एक ट्रांजैक्शन नंबर 1 दी हुई है, और वो कोई फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से रिलेवेंट कुछ उसने चीजें लिखी हैं। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट में आपका IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो कि इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड है उसका रिकॉल करूं, तो इन्वेंट्री के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं। एक यूज होता है परपेचुअल, और एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक। ठीक है जी। परपेचुअल मेथड में क्या होता है? परपेचुअल मेथड में क्या होता है, एचएस पे सेपरेट वीडियो भी मौजूद है, आप थोड़ा सा कोई रिवीजन के लिए कोई भी गूगल शूगल भी करेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। परपेचुअल मेथड में हर चीज की डबल एंट्री पास होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं ना, तो आप एंट्री पास करते हैं इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल या बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर वो इन्वेंट्री बिकती है तो आप एंट्री पास करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट। यानी कि परपेचुअल सिस्टम में डबल एंट्रीज पास हो रही होती हैं, और इन्वेंट्री का एक टी अकाउंट बनता है जिसमें मुकम्मल ट्रांजैक्शंस इन्वेंट्री से रेलेवेंट रिकॉर्ड करी जा रही होती हैं। इन्वेंट्री कम होती है तो क्रेडिट भी किया जाता है, बढ़ती है तो डेबिट भी किया जाता है। अगर इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न है, यानी कि आपने खरीदी इन्वेंट्री और वो सही नहीं लगी, तो फिर बैंक या पेएबल डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई इन्वेंट्री बेची तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट, एंड सो ऑन। पीरियोडिक सिस्टम में आपके पास ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है, आप उसमें परचेजेस को ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न अगर है तो उसको माइनस करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होता है, क्योंकि इस केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आप काउंटिंग से सामने लेकर आते हो। अगर किसी को इन दो मेथड्स की नॉलेज नहीं है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पॉज कर इन दोनों मेथड्स की नॉलेज भी ले लें। अब यहाँ पर कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? देखें, अगर किसी सवाल में आपके पास ओपनिंग स्टॉक ना हो बल्कि इन्वेंट्री की एक वैल्यू दी हुई है और हेडिंग पे लिखा हुआ है कि ये 31 दिसंबर की वैल्यू है, यानी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी क्लोजिंग स्टॉक अलग से मेंशन ना हो, क्लोजिंग स्टॉक अलग ना दिया हुआ हो, और साथ में आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी दी हुई हो, साथ में आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी दी हुई हो, जिस तरह से इस सवाल में आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है ना वो परपेचुअल मेथड फॉलो करती है। कंपनी हर बार जब चीज बिकती है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करती भी चली आ रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट नहीं करना, अब आपने वो वाला काम नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया हुआ है, कोई मसले की बात ही नहीं है, तो ये याद रखिएगा। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते जाएंगे, जहां वर्किंग की जरूरत होगी वर्किंग करेंगे। अगर आपने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ ली, आपका सवाल क्लियर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 देखते हैं। लिखता है ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 7 million had been returned to the supplier on 31st December 2025. However, the return had not been recorded. कंपनी ने जो है वो कोई फिजिकल स्टॉक था, कोई इन्वेंट्री थी जो कंपनी ने परचेज करी थी, और वो वापस कर दिए सप्लायर को, यानी कि परचेज रिटर्न का केस है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब देखें, जब आपके पास पीरियोडिक सिस्टम होता है ना, तो आपकी जो परचेज रिटर्न है उसकी अमाउंट बढ़ती, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होता है, उसमें इसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो परपेचुअल सिस्टम यूज हो रहा है, पीरियोडिक नहीं यूज हो रहा। परपेचुअल सिस्टम में जब आप
कोई गुड्स रिटर्न करते हो, परचेज रिटर्न करते हो, तो इसकी डबल एंट्री पास होनी चाहिए, पेएबल का अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक सीधी-सीधी सी ट्रांज़ैक्शन है कि आपने जिससे इन्वेंट्री खरीदी थी उसको वापस कर दी, सही नहीं थी, फॉल्टी थी, डिफेक्टिव थी, जो भी मसला था। तो आपने इन्वेंट्री का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया, इन्वेंट्री कम कर दिया, आपके पास से इन्वेंट्री जा रही है और आपने पेएबल का अकाउंट डेबिट कर दिया। पेएबल अकाउंट डेबिट और परचेज़ रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट ये तब होता जब कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही होती। यहाँ पर कंपनी इन्वेंट्री का अकाउंट बनाती है और अगर कोई इश्यूएंस होती है, कोई चीज़ मैं बेचता हूँ या फिर मैं कोई परचेज़ रिटर्न करता हूँ, तो मैं इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा होता हूँ। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखें, तो पहली ट्रांज़ैक्शन का ये इम्पैक्ट आएगा कि जो इन्वेंट्री की वैल्यू 179.8 की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, इसको हम 7 से कम करेंगे, ठीक है? क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट हो रहा, इन्वेंट्री एक एसेट है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, अगर हम उसको कम करेंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो हमने उसको कम किया, उसको क्रेडिट किया, उसको रिड्यूस करने के लिए उसको माइनस किया। दूसरी चीज़ जो पेएबल्स मेरे लिखे हुए आ रहे हैं, वो लिखे हुए आ रहे हैं या ट्रेड क्रेडिटर्स मेरे लिखे हुए आ रहे हैं 133.4, ये भी 7 से कम हो जाएँगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर भी उसका इम्पैक्ट जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाता है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी 7 ऐड कर दो। इसीलिए मैंने इतना लंबा भाषण दिया था कि IS2 में एक सिस्टम है पीरियोडिक, एक सिस्टम है परपेचुअल। पीरियोडिक सिस्टम में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हो और जब क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चेंज होता है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में जब जब कोई चीज़ बिकती है, जब आपने कोई चीज़ बेची, तो आप एक एंट्री पास करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने 2 चीज़ें बेची, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अगले दिन आपने उठकर 3 चीज़ें बेची, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितनी भी चीज़ें बेची हैं, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड हो चुकी होती है। अब परचेज़ रिटर्न की वजह से वो चेंज नहीं होगी क्योंकि परचेज़ रिटर्न की एंट्री तो पेएबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट पास हो रही है। आप यूँ समझिए ना कि आपके पास एक टी अकाउंट है इन्वेंट्री का। आपने ₹100 की चीज़ें खरीदी, तो आपने एंट्री पास करी होगी इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट ₹100 से, पेएबल क्रेडिट ₹100 से। उसमें से फर्ज़ कर लें ₹70 की चीज़ें बेच दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट। ₹10 की चीज़ें वापस कर दी, तो पेएबल का अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया? कैरी डाउन रह गया 20। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इन्वेंट्री का अकाउंट बनाता हूँ और फिर जब परपेचुअल सिस्टम यूज़ करता हूँ, तो उसके ज़रिए जब इन्वेंट्री कम होती है, मिसाल के तौर पे मैं बोल दूँ कि ये कैरी डाउन ₹20 सही नहीं है, मैंने ₹10 की नहीं ₹15 की चीज़ें वापस करी थी, ₹5 का पेएबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट मज़ीद रिकॉर्ड करो, तो ₹5 का मज़ीद रिकॉर्ड करूँगा, तो मेरा ब्रॉट डाउन होगा ₹20, फिर मैं वापस से पेएबल ₹5 रिकॉर्ड करूँगा और मैं नया कैरी डाउन निकाल लूँगा ₹15। इसका मतलब ये हो गया कि इस सिस्टम में हमारे पास इन्वेंट्री का जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है उसके चेंज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है जी? तो ये ट्रांज़ैक्शन नंबर 1 से रिलेवेंट मैंने आपके सामने एक वर्किंग कर दी, इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि पॉइंट नंबर 2 में करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स को सही करना। करेक्शन ऑफ एरर्स एक टॉपिक होता है, उसका भी कुछ अमल दखल है। लिखा हुआ है प्री पेमेंट्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 14.4 मिलियन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेयर हाउस रेंट। प्री पेमेंट जो मैंने ऊपर दी है उसमें एक 14.4 मिलियन का अमाउंट है जो मैंने पे करा था इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेयर हाउस रेंट, किसी वेयर हाउस के रेंट के लिए। प्री पेमेंट्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14.4 मिलियन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेयर हाउस रेंट। प्री पेमेंट का अमाउंट कितना है? प्रीपेमेंट मेरा एसेट है, टोटल अमाउंट 18 आ रहा है। इसका मतलब इस 18 के दो हिस्से हैं। 18 में से एक है 14.4 जिसकी बात करी जा रही है और बाकी बच गया 3.6 जिसकी बात नहीं करी जा रही है। तो अब ये 14.4 का करना क्या है और है क्या, कौन है ये? वापस से पढ़ते हैं। प्री पेमेंट्स, जो ऊपर प्री पेमेंट्स दी हुई हैं,
इंक्लूड्स एन अमाउंट, उसमें एक अमाउंट शामिल है ऑफ रुपीज 14.4 मिलियन। 14.4 मिलियन का अमाउंट है पेड, जो पे किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेयर हाउस रेंट। किसी एक वेयर हाउस का रेंट पे किया था और आपने उसको प्रीपेड में शामिल कर दिया। यानी कि अगर इधर तक पढ़ा जाए तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे अकाउंटेंट ने जो एंट्री पास करी थी सही या गलत, लेकिन उसने क्या किया था, उसने प्री पेमेंट को डेबिट किया था 14.4 मिलियन से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था 14.4 मिलियन से। था क्या ये? रेंट का एक्सपेंस था या रेंट की अमाउंट थी? अब मुझे एक बात बताएं, आप किसी को रेंट पे करते हैं तो क्या ये एंट्री पास करते हैं? सर आमतौर पर तो रेंट एक एक्सपेंस है, एंट्री पास होनी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं इसी साल का, लेट से जिस साल की बात हो रही है उस साल का अगर रेंट का एक्सपेंस पे कर रहा हूं तो मेरी डबल एंट्री होगी रेंट का एक्सपेंस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये वाली एंट्री पास हो सकती है, हाँ उस केस में पास हो सकती है जब मैं अगले साल का रेंट आज पे कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अभी 2026 है, मैं अपने वेयर हाउस का 2027 का रेंट इस साल पे कर रहा हूं। अगर मैं 2027 का यानी कि अगले साल का रेंट इस साल पे कर रहा हूं तो फिर ये एंट्री बनती है, क्योंकि प्री पेमेंट का बैलेंस ये शो करता है कि आने वाले साल का कितना आपने पहले से पेमेंट करी हुई है। प्री पेमेंट का मतलब ये है कि पेमेंट के वक्त से पहले आपने पेमेंट करी हुई है। प्री पेमेंट आपका एक एसेट है। एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के चैप्टर में इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सो ये एंट्री फिलहाल अकाउंटेंट ने जो हमने पढ़ा हमें पता चल गया ये एंट्री बनाई है, ठीक है। आगे लिखता है दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है रिप्रेजेंट्स 40%, ये 40% है किस इसका, ऑफ द एनुअल रेंट फॉर द वेयर हाउस। अच्छा, कहते हैं कि ये जो अमाउंट हमने आपको बताई है 14.4 मिलियन की, ये जो वेयर हाउस का टोटल रेंट था उसका 40% है। वेयर हाउस का टोटल रेंट था, जो भी वेयर हाउस है उसका जो टोटल रेंट था उसका 40% है। अच्छा, तो टोटल क्या है भाई? देखें, टोटल रेंट का 40%, टोटल रेंट का 40% 14.4 है। तो आखिर टोटल रेंट है कितना? आखिर टोटल रेंट है कितना? आखिर टोटल रेंट है कितना? अगर टोटल का 40% लेते तो 14.4 बनता है। आप 14.4 को 40 से डिवाइड कर दें या 0.4 से डिवाइड कर दें, 36 बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि किराया है कितना? किराया है 36 मिलियन। ठीक है, किराया है कितना? किराया है 36 मिलियन। अच्छा, 14.4 जो पे किया उसकी एंट्री पास कर दी प्री पेमेंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये अकाउंटेंट ने एंट्री पास करी है। ये टोटल किराए का अमाउंट है। इसमें से इतना पे हो चुका है, इतना पे हो चुका है, 14.4 पे कर दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विद द रिमेनिंग रेंट पेएबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑन 31st ऑफ मार्च 2026। अच्छा, अब ये रेंट है कितने टाइम का, कब से कब तक का? 31 मार्च 2026 तक का। एनुअल रेंट है, साल का। एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट है, एनुअल का मतलब है साल का। 31 मार्च 2026 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तब तक का। इसका मतलब 36 मिलियन में मेरी बात क्या हुई है? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। पहली अप्रैल से 31 मार्च, पहली अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, पहली अप्रैल 31 से, पहली अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये पूरा एक साल बना। इस पूरे साल का रेंट कितना है? 36। मेरा ये रेंट क्या है सर? मेरा ये रेंट तो 31 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 वाला रेंट मेरा इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स में और एक्सपेंसेस में और बेसिक अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, जो इस साल के एक्सपेंस है वो इस साल के एक्सपेंस में जाएगा। अब टोटल पूरे साल का 36 है। मैं जो एक्सपेंसेस में रेंट लेकर जाऊंगा वो मैं पहली अप्रैल 2025 से, पहली अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का रेंट लेकर जाऊंगा। पहली अप्रैल 2025
से लेकर 31 दिसंबर 2025, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025, ये जो टाइम पीरियड है, इसका अगर कोई रेंट का एक्सपेंस है, चाहे मैंने पे किया हो, चाहे मैंने पे ना किया हो, मेरा इस साल का एक्सपेंस है। कैसे ढूंढना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बनते हैं 9 महीने। 9 महीने बनते हैं, बिल्कुल 9 महीने बनते हैं। 36 पूरे साल का, इसको 12 से डिवाइड करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, 36 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ये 27 बनता है। ठीक है जी। देखें, आपने एक जगह किराए पे ली 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, 12 महीनों के लिए। इसमें से जो पहले 9 महीने हैं वो इस साल के टाइम पीरियड में यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आते हैं। ये जो वेयर हाउस का इस्तेमाल होगा, इसका किराया 27 मिलियन बनता है। ये इस साल के एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। अगले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च का किराया इस साल के एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने अगले साल का किराया अभी से पे किया हुआ है तो वो प्रीपेड होगा, अदरवाइज प्रीपेड नहीं होगा। अब गौर से सुने। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए, जो रेंट एक्सपेंस होगा आपका। सर 27 मिलियन से, क्योंकि 36 मिलियन 12 महीने का है, 9 महीने का 27 मिलियन बना। 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 9 महीने बनते हैं। इन 9 महीनों का किराया 27 मिलियन बनता है। ये मेरे एक्सपेंसेस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 9 मिलियन। क्या वो इस साल के एक्सपेंस में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, वो तो अगले साल का एक्सपेंस है। वो तो जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का है। हमें एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स का चैप्टर ये सिखाता है कि इस साल के एक्सपेंस में इस साल के रेंट का अमाउंट जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। अच्छा, उसूलन 27 मिलियन पे करना चाहिए। हमने पे कितना किया है? सर सवाल की वर्डिंग से दिखाती है कि हमने जो पेमेंट करी है ना, वो 14.4 मिलियन की करी है। बैंक से कितना गया? 14.4 गया। उसूली तौर पर जो एंट्री पास होनी चाहिए थी ना, अकाउंटेंट ने ये गलत एंट्री पास करी है। अकाउंटेंट ने क्या किया था? प्री पेमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, प्री पेमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। नहीं भाई, ये सही एंट्री नहीं है। सही एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट 27 मिलियन से 9 महीने का किराया, बैंक क्रेडिट जो अमाउंट आपने पे किया उससे 14.4 मिलियन पे किया। अब देखिए ना, अगर मैंने 27 में से 14.4 मिलियन पे किए हैं, अगर मैंने 27 में से 14.4 मिलियन पे किए हैं, तो बच कितने गए? 12.6। 12.6 मेरा क्या है? 12.6 मेरा एक्रूअल है। ठीक है जी। अब दो बातें आपके सामने हैं। अकाउंटेंट ने ये एंट्री पास करी हुई है, जो कि गलत है। अकाउंटेंट ने प्री पेमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट किया हुआ है, ये इनकरेक्ट एंट्री कहलाती है। गलत क्या किया हुआ है? करेक्ट एंट्री यानी कि सही क्या होना चाहिए? सही तो ये होना चाहिए, ये करेक्ट एंट्री है, ये पास करनी थी अकाउंटेंट को। अब क्या करें? अब हमें यहां से यहां जाना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। गलती में क्या मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था? क्या मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था? सही वाली एंट्री देखें, सही वाली एंट्री देखें। हाँ, करना था, करना था, करना था। कितने से करना था? कितने से करना था? 14.4 मिलियन से। क्या मैंने क्रेडिट किया हुआ है? हाँ सर, इसको तो आपने क्रेडिट किया हुआ है। तो बैंक को क्रेडिट करना भी चाहिए था 14.4 मिलियन से, किया हुआ भी है 14.4 मिलियन से, लेकिन प्री पेमेंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। प्री पेमेंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं बाबा? क्या नहीं बाबा? सर बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं बाबा। बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं बाबा। एक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, कितने से एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? कितने से एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? सर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए 27 मिलियन से, वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है। प्री पेमेंट में बिला वजह 14.4 मिलियन डेबिट करें। प्री पेमेंट में बिला वजह 14.4 मिलियन डेबिट करे हुए हैं। प्री पेमेंट को बिला वजह 14.4 मिलियन से बढ़ाया हुआ है। प्री पेमेंट को बिला वजह 14.4 मिलियन से बढ़ाया हुआ है। वो प्री पेमेंट थोड़ी है। इस साल का तो एक्सपेंस 27 है। आपने अगर 14.4 पे किया तो 13.6 की लाइबिलिटी पेंडिंग है। आप तो 12.6 की लायबिलिटी पेंडिंग है। आप तो बड़ी उल्टी अकाउंटिंग कर रहे हो। जो पे कर रहे हो बोल रहे हो ये प्रीपेड है। प्रीपेड तो वो होता है कि अगले साल का किराया अभी से मैंने पे कर दिया होता। इस साल का तो पहले पूरा करो। इस साल का 27 बन रहा था, वो भी तो पूरा नहीं किया तुमने। तो एक्सपेंस डेबिट 27, प्री पेमेंट जो कि गलत रिकॉर्ड हुआ है उसको खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे 14.4 से।
इससे क्या होगा कि जो मैंने प्रीपेड गलती से डेबिट किया था, वही अकाउंट जब 14.4 से क्रेडिट भी होगा तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। और एक्रूअल्स जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मेरे तो उल्टे एक्रूअल्स बनते हैं 12.6 के, उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा तो उसको करूँगा क्रेडिट। ये एंट्री मैं पास करूँगा तो मेरा एरर सही होगा। यानी कि जब मैं अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूँगा तो फाइनल अकाउंट में जो जहाँ पर एक्सपेंसेस दिखाऊँगा वहाँ पर 27 बढ़ाऊँगा, 27 बढ़ाऊँगा। प्रीपेमेंट की जो अमाउंट होगी 18, उसको मैं 14.4 से कम करूँगा, क्योंकि 14.4 प्रीपेमेंट है ही नहीं। और अगर एक्रूअल की कहीं अमाउंट नज़र आ रही है, हाँ, ये नज़र आ रही है, इस 18.8 को मैं बढ़ा दूँगा 12.6 से, क्योंकि 12.6 का तो पेएबल बनता है, मुझे अभी देने हैं ये पैसे। ठीक है जी? यहाँ पर वीडियो को पॉज़ कर इस बात को ज़रा अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें, समझ लें। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। द बैंक डिपॉज़िट वाज़ प्लेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2025। पहली अप्रैल 2025 वाले दिन आपने किसी बैंक में एक कोई अमाउंट डिपॉज़िट किया। फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर, 1.5 साल के लिए किया। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, 12% का वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इज़ रिसीव्ड एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने पर इंटरेस्ट मिलता है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30th सितंबर 2025 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स। वाह भाई, क्या अकाउंटेंट है! 30 सितंबर 2025 वाले दिन इंटरेस्ट मिला और अकाउंटेंट ने उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स के अकाउंट में। अरे भाई, सेल्स तो आप जो चीज़ बेचते हो, जिस चीज़ की आपकी बिज़नेस है, वो अकाउंट होता है। ये तो आपकी इनकम है। आपने किसी बैंक में एक्स्ट्रा पैसे जो आपके पास थे वो डिपॉज़िट करे हैं और उसपे डेढ़ 12% का आपको रिटर्न आ रहा है और आपने बैंक से कमिटमेंट करी है कि 1.5 साल तक मैं ये पैसा नहीं निकालूँगा। पहली अप्रैल को पैसे डिपॉज़िट करें। अच्छा, पैसे कितने डिपॉज़िट करें? ऊपर चलते हैं। बैंक डिपॉज़िट लिखा हुआ है, हाँ, 80 मिलियन डिपॉज़िट करें। अब होना क्या चाहिए? 80 मिलियन रुपए डिपॉज़िट करें, 12% का साल का रेट है। पहली अप्रैल वाले दिन आपने पैसे डिपॉज़िट करे, ठीक है? हमारा साल कब खत्म होता है? 31st ऑफ डिसेंबर, ठीक है? यानी कि अगेन कितने महीने हुए? 9 मंथ्स हो गए। 9 महीनों का इंटरेस्ट बनता कितना है? 80 इंटू 12% इंटू 9/12। 80 इंटू 12% इंटू 9/12, ये बन जाता है 7.2। देखो, सबसे पहली बात ये क्लियर कर लो, चाहे पैसा मिला हो, रोकड़ा कैश मिला हो, ना मिला हो, ये मेरी इनकम है। इसमें से कुछ मिल गया होगा, हो सकता है, और कुछ नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो वो मेरा रिसीवेबल होगा। ठीक है ना? हमने 80 मिलियन बैंक में पहली अप्रैल को जमा करे। हमारा साल खत्म होता है 31 दिसंबर को। इस दिन तक 9 महीने बनते हैं। 9 महीने की इंटरेस्ट इनकम 7.2 मिलियन बनती है, क्योंकि 80 अमाउंट है, उसका 12% लिया, साल का अमाउंट आया और 9 महीने का अमाउंट 7.2 मिलता बनता है। ये मेरी इनकम में जाना चाहिए, ये मेरी इनकम में जाना चाहिए, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, मेरी ये इनकम होनी चाहिए। ठीक है? सर, चाहे ना मिला हो, नहीं मिला होगा तो क्या कहेंगे उसको? रिसीवेबल। जिस तरह से आप सेल्स करते हो, कुछ कैश सेल्स होती हैं, चीज़ बेची, पैसा मिल गया। कुछ क्रेडिट सेल्स होती हैं, चीज़ बेची, पैसा नहीं मिला, तो आप एंट्री पास करते हो, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो इसी तरह से रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। आपने बैंक में डिपॉज़िट किया हुआ था पैसा, उस पर जो इनकम बनती है, वो 9 महीनों की 7.2 मिलियन बनती है। एक और चीज़ जो इस पॉइंट में लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी कि 30 सितंबर वाले दिन, अच्छा, यहाँ लिखा होता है बैंक हर 6 महीने पर अमाउंट पे करती है। 30 सितंबर वाले दिन बैंक ने जो है वो कुछ पैसे पे किए थे, वो आपने सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अच्छा जी, पैसे कितने मिले होंगे? आप देखिए ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर 6 महीने, 6 महीने हो गए। 6 महीने में बैंक ने पता है क्या किया होगा? बैंक ने बोला होगा 80 इंटू 12% इंटू 6/12, 80 इंटू 12% इंटू 6/12, 4.8। बैंक ने आपको 4.8 मिलियन दिए होंगे 30 सितंबर को। आपने या आपके अकाउंटेंट ने गलत एंट्री क्या पास कर दी? गलत एंट्री क्या पास कर दी? आपके अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया 4.8 मिलियन से और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 4.8 मिलियन से। कैसी कैसी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में? भैया, आपकी सेल्स नहीं है, ये अकाउंटेंट ने गलत एंट्री पास करी है। ऐसा नहीं होता। आपका जो इंटरेस्ट की इनकम आई वो आपकी अदर इनकम है। तो अगर आपको 4.8 मिलियन मिले तो वो आपकी सेल्स नहीं है।
सही एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? इस साल के 9 मंथ्स की इनकम बनती है 7.2, तो इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए था 7.2 मिलियन। बैंक डेबिट होना चाहिए था, बैंक डेबिट होना चाहिए था, बैंक डेबिट होना चाहिए था 4.8 मिलियन। यानी कि पूरे साल की इनकम बनती है 9 महीनों की 7.2 मिलियन, उसमें से 4.8 मिलियन मिल गए हैं और बाकी 2.4 मिलियन नहीं मिले। जो 2.4 मिलियन नहीं मिले उसको हम कहेंगे अदर रिसीवेबल। जो 2.4 मिलियन नहीं मिले उसको कहेंगे हम अदर रिसीवेबल, यानी कि ये मुझे रिसीव करने हैं। तो इनकम पूरे 9 मंथ्स की जाएगी, ये याद रखना। इनकम पूरे 9 महीनों की रिकॉर्ड करेंगे, इनकम पूरे 9 मंथ्स की रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। 6 महीने का पैसा मिल गया, बैंक पे चला गया, और 3 महीने का जो पैसा नहीं मिला वो मेरा रिसीवेबल होगा। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसको अदर रिसीवेबल्स में शो करूंगा कि ये पैसा मुझे रिसीव करना है। ठीक है जी, यहां पर वीडियो पॉज कर इसको भी समझ लें। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया आपके साथ डिस्कस। 4 पर चलते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2025 अ फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। अच्छा जी, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब यह है कि एक एसेट को जितना जिस हद तक डेप्रिशिएट करना था ना, आपने कर लिया है। यानी कि मिसाल के तौर पर लेट से 100 रुपए की आपने कोई चीज़ खरीदी और आपके हिसाब से उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 और यूजफुल लाइफ अगर 10 साल है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए बनेगी। आपने उसको 10 साल इस्तेमाल कर लिया। जब किसी एसेट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो वो बुक्स में 1 रुपए पर प्रैक्टिकली, ताकि उसकी आइडेंटिटी रहे, अदरवाइज़ 0 रुपीज़ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब ये है कि जितनी मैक्सिमम उसकी डेप्रिसिएशन लगनी थी वो लगा चुके हैं हम। फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब ये है कि उसको जितना मैक्सिमम डेप्रिशिएट करना था हमें, उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट खत्म हो चुकी। लिखा हुआ है विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 16.4 मिलियन एंड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 4.2 मिलियन। अच्छा जी, अब देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती होगी इस एसेट की। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर यूज करती होगी कंपनी, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। मान लीजिए यूजफुल लाइफ 3 साल है, मान लीजिए, सवाल में नहीं लिखा, समझाने के लिए। तो कंपनी क्या करती होगी, 16.4 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय 3, ये बना 4.067। कंपनी हर साल 4.067 की डेप्रिसिएशन लगाती होगी। 3 साल की जिंदगी है, 16.4 पहले साल की डेप्रिसिएशन, फिर नेट बुक वैल्यू आई, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, फिर नेट बुक वैल्यू आई, फिर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, और तीसरे साल के आखिर में इस एसेट की जो वैल्यू है ना, वो 4.2 यानी कि रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाती होगी। आप चेक भी कर सकते हैं। 16.4 में से मैं एक बार 4.067 माइनस करूं तो 12.33 समथिंग बचता है। 12.33 में से मैं वापस से 4.067 माइनस करूं तो 8.266 कुछ बचता है, और इसमें से मैं वापस से 4.067 माइनस करूं तो वो आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है 4.2 उस पर आकर रुकता है। तो अगर लेट से मान लीजिए हमें लाइफ नहीं पता, लेकिन मान लीजिए अगर लेट से ये कहानी है कि एसिड की जिंदगी 3 साल है, तो 3 साल बाद ये एसिड यहाँ पर क्या कहलाएगा, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड, और बुक्स में कितने पे आ रहा होगा, उसकी स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू पर 4.2 मिलियन पर। उसके बाद उस एसिड की डेप्रिसिएशन नहीं लगा जा रही होगी। अब कहते हैं 31 दिसंबर 2025 को एक फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट था जो हमने ओरिजिनली 16.4 मिलियन पे खरीदा था, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 4.2 मिलियन है। यानी कि अभी वो मेरी बुक्स में 4.2 मिलियन पर, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू पर आ रहा होगा। 16.4 और 4.2 के बीच का जो अमाउंट है, जो हम फॉर्मूले में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से निकालते हैं, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट था। इसको मैंने 3 सालों में या 4 सालों में या 5 सालों में, जितनी भी एसेट की जिंदगी है हमें नहीं पता, हमने तो 3 साल एग्जाम्पल लिया, उस पर इसको आहिस्ता आहिस्ता वक्फों से कम किया गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया, और फाइनली ये एसिड आपकी बुक्स में 4.2 पर आ रहा होगा। इसके बाद क्योंकि इसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है, इसको मज़ीद डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, और इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपने कंप्लीट चार्ज कर ली है अपनी बुक्स में। 4.2 मिलियन पर ये बुक्स में आ रहा था। वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 5.2 मिलियन।
अब देखिए ना, एक चीज़ आपकी बुक्स में नेट बुक वैल्यू जो उसकी आ रही है वो 4.2 मिलियन आ रही है, और वो अगर आप बेचते हो क्रेडिट पर बेचते हो 5.2 मिलियन पर, तो इसका तो मतलब हो गया कि 1 मिलियन का क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल। द डिस्पोजल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, डिस्पोजल को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा गया। डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। एक सिंपल सी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट ओपन करे बगैर भी हो सकती है, और अगर डिस्पोजल अकाउंट ओपन करते हैं तो एक मुख्तलिफ तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अगर डिस्पोजल अकाउंट ओपन ना करें और डायरेक्टली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हों तो होगा कुछ इस तरह से कि मैं अपनी बुक से इस एसेट को रिमूव करूंगा। इस एसेट की जो नेट बुक वैल्यू है वो 4.2 मिलियन है, और इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी 16.4 माइनस 4.2 12.22 बनती है। देखिए, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 12.22 पड़े हुए होंगे, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 12.22 पड़े हुए होंगे ना। 16.4 और 4.2 का डिफरेंस, 16.4 और 4.2 का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 12.22। तो इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में 12.22 की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई होगी। जब मैं एसेट बेचता हूँ उसको बुक से निकालता हूँ, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी होती है वो बुक से हटाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है 12.2। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट से उसको निकालेंगे, उसकी वैल्यू है 16.4। और पैसे आए हैं, नहीं 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 आए, क्रेडिट पर बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, बैंक डेबिट नहीं हो रहा, अदर रिसीवेबल डेबिट होगा 5.2 से। और गेन ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर गेन रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट। देख लें दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है। 5.2 और 12.2 कितना बनता है 17.4, और 6.4 और 1 कितना बनता है 17.4। ये डबल एंट्री जो है ना आपने रिकॉर्ड करनी है, ये रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका इम्पैक्ट ये जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 मिलियन का गेन दिखाओगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब पीपी रिकॉर्ड करोगे उसको 16.4 से कम करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 12.2 से कम करोगे, और अदर रिसीवेबल्स 5.2 का रिकॉर्ड भी कर रहे होगे। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 हुई, बड़े मजेदार सी ट्रांजैक्शन थी। 5 को 2 मिनट के लिए रख देते हैं, 5 को 2 मिनट के लिए ठहरते हैं, बाद में देखते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स है जैसे कि मैंने कहा। 6 पर आ जाते हैं। 6 क्या है, इन एडिशन टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ रुपीज 7.8 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेटर्स ऑफ 26 मिलियन। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होती है, मखसूस। स्पेसिफिक का क्या मतलब, मखसूस। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट के चैप्टर पर जाएं। प्रोविजन फॉर बैड डेट के चैप्टर में हमने ये सीखा था कि अगर किसी रिसीवेबल से हमें लगता हो कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे तो हम उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अमूमन प्रोविजन की परसेंटेज दी हुई होती है। मिसाल के तौर पर आपको बोल दिया कि भाई जितने भी आपके पास जो है वो डेटर्स होंगे उसका 10% हमें लगता है कि पैसा नहीं देंगे, 5% हमें लगता है कि पैसा नहीं देंगे, 3% हमें लगता है कि पैसा नहीं देंगे, 2% हमें लगता है पैसा नहीं देंगे। तो आप 100 का 2%, 100 का 5%, 100 का 10% ले लेते हो। लेकिन अगर मैं आपको यूं कहूं, जिस तरह से यहां कहा हुआ है कि 26 मिलियन रुपए के जो डेटर्स ऊपर हैं उसमें से हमें लगता है कि 7.8 मिलियन नहीं मिलेंगे, तो आप ये कह देंगे कि भाई टोटल डेटर्स में से 26 मिलियन एक हैं, कोई स्पेसिफिक मखसूस लोग हैं जिसमें से कंपनी को लगता है कि उसमें से 7.8 मिलियन नहीं मिलेंगे। ये एक चीज हो गई। आगे लिखते हैं सीएल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ जनरल जनरल स्पेसिफिक नहीं जनरल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ द रिमेनिंग ट्रेड डेटर्स। यानी कि सवाल कहना ये चाह रहा है कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं, कितने रिसीवेबल्स 184 के, है ना, 184 के रिसीवेबल है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 184 के आप दो हिस्से कर दो। 184 रिसीवेबल्स हैं आपके, मान लिया रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना है, तो आपने 184 मिलियन रुपीस लेने हैं लोगों से, लेकिन उसमें से कुछ लोगों से 26 मिलियन लेने हैं, बाकी लोगों से कितने लेने हैं 158 मिलियन लेने हैं। अब सवाल ये कहते हैं कि जिनसे 26 मिलियन लेने हैं हमें खदशा है, लगता है कि इसमें से 7.8 नहीं मिलेंगे। ये हम स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं। हमने जो है वो कहीं से इवैल्यूएशन करवाई थी, कहीं से चेक किया था, हमें लगता है कि इन 26 में से 7.8 नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर सवाल कहता है कि जो बाकी है उसका हमारा अंदाजा है कि 5% नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के चैप्टर में ना हम 158 का 5% क्या होता है 7.9।
यानी कि टोटल बात करें, टोटल बात करें तो 7.8 प्लस 7.9 यानी कि हमें यूं लगता है कि 15.7 मिलियन नहीं मिलेंगे। ये मेरी प्रोविजन होनी चाहिए। इसके लिए आपका बेड डेट्स का, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का चैप्टर पक्का होना चाहिए। साल के आखिर में हमें लगता है कि टोटल 184 में से 15.7 नहीं मिलेंगे। टोटल 184 में से 15.7 नहीं मिलेंगे। टोटल 184 में से 15.7 नहीं मिलेंगे और इसका आपस में ब्रेकअप भी है। ये आपकी क्लोजिंग प्रोविजन आ गई। अच्छा, ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 9 पर है। तो अगर आपकी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, वो आपका एक्सपेंस होता है। आपके पास ओपनिंग प्रोविजन 9 मिलियन है, क्लोजिंग प्रोविजन आपके पास 15.7 मिलियन है, प्रोविजन 6.7 मिलियन से इंक्रीज हो रही है। डबल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6.7 मिलियन और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट क्रेडिट 6.7 मिलियन। ये आपने बेड डेट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई बेसिक बिल्कुल अकाउंटिंग कर रहा है तो वो पॉइंट 5 को स्किप कर सकता है। बाकी सारे पॉइंट मैंने 40 मिनट में जो आपसे डिस्कस किए, वीडियो को करें यहाँ पर पॉज, पहले ये सारे पॉइंट्स दोबारा से सोचें, समझें, वीडियो को रिकॉल करें, रिफ्रेश करें, खुद लिखें, देखें, सुने, समझें, दिमाग में बिठाएं, जहन में बिठाएं और फिर अगर आप एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पॉइंट 5 भी देखें और अगर नहीं करें तो थोड़ा सा स्किप कर कर आगे से आप जो है वो फाइनलाइजेशन देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो ये है कि मैंने इस सवाल की एक एक्सेल फाइल बनाई है। सर क्यों बना दी? एक्सेल फाइल बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? मैंने एक्सेल फाइल में जो है ना हर चीज़ की जो ट्रीटमेंट है या हर चीज़ की जो वर्किंग है वो लिंक कर दी। सर लिंक का क्या मतलब है? यानी कि अगर किसी के पास ये एक्सेल फाइल है, ये सवाल वो आसानी से समझ सकता है। F2 से आपको पता होगा कि एक्सेल फाइल के फॉर्मूले नज़र आ जाते हैं। हर चीज़ की एक तो मैंने वर्किंग कर दी, ठीक है जी। पहली ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, दूसरा वो जो रेंट वाली बात हमने करी थी, उस पर अकाउंटेंट क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, ठीक है। कैसे एंट्री को सही करना है, क्या अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी है, क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। फिर इंटरेस्ट इनकम वाली बात करी थी, टोटल कैलकुलेशन आप यहाँ पर अपना क्या कहते हैं कर्सर लेकर आएँ और F2 प्रेस करें। F2 प्रेस करें तो आपको फॉर्मूला भी नज़र आ जाएगा। क्या एंट्री अकाउंटेंट ने पास कर दी, क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो मैंने लिख दी हैं। अकाउंटेंट ने बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया था, हमें बैंक डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट और इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था। तो फिर अब हम सही वाली एंट्री क्या पास करें, और इसको मैंने लिख दिया करेक्शन ऑफ इनकम रिसीव्ड। उसके बाद डेप्रिसिएशन और गेन ऑन डिस्पोजल वाली चीज़ जो अभी अभी मैंने आपको समझाई। उसके बाद फिर ये खतरनाक वाला एरिया जो अभी मैं आप समझाने जा रहा हूँ एडवांस्ड अकाउंटिंग वाले को, और उसके बाद ये प्रोविजन वाला एरिया। सिर्फ ये नहीं किया बल्कि मैंने जो है वो यहाँ पर सवाल, ये ऊपर सवाल लिखा हुआ है, नीचे इसका जब जवाब बनाया तो हर चीज़ लिंक कर दी। मिसाल के तौर पर सेल्स पे लाकर अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो 1097.6 क्या है सर? ये तो सवाल की वैल्यू होगी सेल्स की, ये रही 1097.6। सर इसमें से ये क्या माइनस हो रहा है? P19। तो जब आप P19 पर आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसको क्यों माइनस किया। सेल्स का अकाउंट डेबिट अगर हो रहा होता है तो माइनस करना होता है। इनकम है ना, इनकम कम होगी तो डेबिट होगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। डेबिट क्यों किया है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि हमने वो जो एरर किया था कि हमने जो बैंक से आने वाला इंटरेस्ट था उसको सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, उसको रिवर्स करेंगे। तो इस स्पेसिफिक फाइल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर चीज़ यहाँ पर जो है वो मैंने लिंक कर दी है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो लिंक ना हो। हर चीज़ जिसकी वर्किंग मैंने करी हुई है। मिसाल के तौर पर एक गेन ऑन डिस्पोजल की बात करता हूँ। गेन ऑन डिस्पोजल हमने याद है कैलकुलेट किया, तो ये Q26 से आ रहा है। आप Q26 पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी वर्किंग क्या है। तो ये आपको फ़ायदा देगी। ना सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी सारी वैल्यूज जो है वो मैंने लिंक कर दी हैं और मैंने समझा भी दी हैं। तो ये एक्सेल की फाइल आप लोगों के पास होनी चाहिए ताकि आप आराम से जो है वो इस सवाल को समझ सकें। अच्छा सवाल है और देखें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो फाइनल अकाउंट का सवाल होता है वो आपके पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने इसको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा टाइम देकर और ठीक से करना होता है। इसी सवाल को 2 बार, 3 बार, 4 बार आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
बहरहाल अब हम खतरनाक से एरिया पर चलते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने डिस्कस किया कि एक खतरनाक सा एरिया है, वो पॉइंट नंबर 5, उसको डिस्कस करते हैं। सॉल्व में इस सवाल को लिख के नहीं करूंगा, वीडियो ऑलरेडी 45-46 मिनट्स पर चली गई है। पॉइंट 5 समझाते 10-15 मिनट और लग गए, तो 1 घंटे की तो वीडियो बन गई। अगर मैं उसको फिर सॉल्व करूं लिख कर तो 1.5-2 घंटे पे चली जाएगी, यूटिलिटी नहीं है उसकी। क्योंकि जब मैंने सब समझा दिया, आप एक्सेल की फाइल के साथ उसको लिंक के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स अ बिल्डिंग विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 225 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2025। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू मैंने दी हुई है उसमें एक बिल्डिंग की वैल्यू शामिल है, और उस बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू 225 मिलियन है। कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक वैल्यू एक तरह से आप कह सकते हैं वो है। On this date, the building requires to be revalued to rupees 260 million। रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है और मैंने इस बिल्डिंग को 260 मिलियन पर रीवैल्यू कर लेकर आना है। यानी कि कैरिंग अमाउंट को कितने से इंक्रीज करना है? 260 माइनस 225, 35 मिलियन से इंक्रीज करना है। ठीक है जी। अब यहां पर रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। सबसे आसान रीवैल्यूएशन क्या होती है? एसेट कभी भी पास्ट में रीवैल्यू ना हो और आप उसके 225 से 260 पे लेकर आ रहे हो, तो सादी सी एंट्री पास हो जाएगी, पीपीई का अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। लेकिन इतना आसान तो यहां पूछा नहीं है। अब आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद करें पहले तो, कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पहले जो है वो डाउनवर्ड रीवैल्यू किया हुआ हो, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको जितना डाउनवर्ड रीवैल्यू किया था उसका इंपैक्ट रिवर्स करते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर। ठीक है, तो बहरहाल टोटल अमाउंट 35 मिलियन है। ठीक है, बिल्डिंग was previously revalued on 31st December 2023 and is being depreciated over its useful life of 12 years। बिल्डिंग पिछली बार 2023 में रीवैल्यू हुई थी और उसकी 12 साल की जिंदगी थी। उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इसका मतलब 31 दिसंबर 2025 को और 31 दिसंबर 2023 कितने साल गुजरे हैं? 2 साल गुजरे हैं। इसका मतलब जब आपने 31 दिसंबर 2023 को इसकी रीवैल्यूएशन करी थी, उसके बाद आपने इसकी कितनी बार डेप्रिसिएशन लगाई थी? 2 बार, है ना? 23 में रीवैल्यू करी, 2024 में एक डेप्रिसिएशन लगी होगी, 2025 में डेप्रिसिएशन लगी होगी और फिर 2025 में इसको रीवैल्यू करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 225 की अमाउंट है, ये 225 की अमाउंट जो है इसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 को जो भी रीवैल्यू कर अमाउंट आई थी, माइनस 2 सालों की डेप्रिसिएशन, माइनस 2 सालों की डेप्रिसिएशन 24 और 25 की, है ना? रीवैल्यू कर क्या अमाउंट थी क्या नहीं थी वो बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि 23 से 25 के बीच में 2 बार डेप्रिसिएशन लगी होगी। अच्छा, फिर लिखते हैं द प्रीवियस रिवैल्यूएशन रिजल्टेड इन अ रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ रुपीज 24 मिलियन। पिछली बार जब हमने रिवैल्यूएशन करी थी तो उसकी वजह से रिवैल्यूएशन का लॉस आया था 24 मिलियन का, विच वॉज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए, कुछ बच्चे बहुत जल्दी करते हैं रिवैल्यूएशन के चैप्टर में, भाई ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई इस तरह से सोच रहा है ना कि 35 से वैल्यू ऊपर लेकर जा रहा हूं, 24 का पहले लॉस बुक किया हुआ था तो 24 का लॉस जो है वो हम रिवर्स करेंगे और बाकी 11 से रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करेंगे, यानी कि अगर आपके जहन में ये चल रहा है पीपी डेबिट 35, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 24, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 11, तो एक चीज याद रखो कि ये जो 2 साल का अरसा गुजरा है इसमें डेप्रिसिएशन लगी होगी। जब कोई ऐसे डाउनवर्ड रीवैल्यू होता है उसकी वजह से उसकी डेप्रिसिएशन कम लगना शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसका जो बेनिफिट लिया है उसको भी देखो। सर नहीं समझे? देखो एक बात सुनो, एक एसेट है 100 रुपए का, 10 साल उसकी जिंदगी है, 1 साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 10 रुपए सर, बिल्कुल, 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 रुपए। उसको मैं डाउनवर्ड रीवैल्यू कर दूं, यानी कि मैं लेट से 20 रुपए उसकी वैल्यू कम कर दूं, 20 रुपए उसकी वैल्यू कम कर दूंगा तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20, पीपीई क्रेडिट 20। सर उसकी वैल्यू 100 के बजाय 80 पर आ गई होगी, उसकी वैल्यू 100 के बजाय 80 पर आ गई होगी। अब 10 साल की अगर जिंदगी हो और 80 रुपए की अमाउंट डेप्रिशिएट करनी है तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? सर 80 डिवाइडेड बाय 10 8 रुपए। अच्छा सर समझ गए, जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, तो एक तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, वो नुकसान बुक किया है, ठीक है। लेकिन उस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, उस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट की टोटल वैल्यू कम हो जाती है और डेप्रिसिएशन भी कम हो जाती है। जहां पर 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी, आपकी मिसाल के हिसाब से वहां पर 8 रुपए डेप्रिसिएशन लग रही है। बात समझ रहे हैं? वापस से समझाता हूं, अगर 100 रुपए की चीज है, 10 साल उसकी जिंदगी है, 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए की 1 साल की डेप्रिसिएशन बनती है। जब मैं किसी एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करता हूं, 100 से मान लो उसको 80 पे लेकर गया, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20 रुपीज, पीपीई क्रेडिट 20 रुपीज, वो एसेट 100 वाला 80 पर आ गया। अब मान लो उसकी जिंदगी 10 साल ही है, तो 80 डिवाइडेड बाय 10, 1 साल की डिप्रिसिएशन 8 रुपए लगेगी। उसूली तौर पर पहले लगनी चाहिए थी 10 रुपए, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से 8 रुपए लगेगी। इसका मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के दो इंपैक्ट होते हैं, एक तो वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का लॉस बुक होता है, दूसरा उस लॉस की बुकिंग के बाद आने वाले सालों की डेप्रिसिएशन में रिडक्शन हो जाती है। आईएएस ये कहता है कि आपको एसेट का उतना अमाउंट सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में रिवर्स करना है जो उसका अमाउंट बनता अगर कभी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती। या ये जो इंक्रीमेंटल आपने ये जो एक फायदा लिया है ना, आपने डेप्रिसिएशन आने वाले सालों में अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती तो फायदा मिलता है ना इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, उसका जो फायदा लिया ना वो हटाओ, फिर आप रिवर्स करो गेन को। अब किस तरह करेंगे वो देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सीएल अप्लाइज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स बिल्डिंग एंड रीवैल्यूज यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। देखिए मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में है। ये कॉन्सेप्ट आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आईएएस का मुश्किल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करनी होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत डिटेल में रिकॉर्डेड हैं, उनको ज़रूर और लाजमी देखना है। उस पर कभी कभी पूरा सवाल आ जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। अब आए ज़रा मैंने इसकी वर्किंग कैसे करी है आप लोगों को समझाने के लिए, और वीडियो जो है वो कोई 50-55 मिनट पर चली गई है। एनीवेज देखें ज़रा गौर से सुने। बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2025 की हमें 225 मिलियन दी हुई है, जिसको हमें 260 पे लेकर जाना है, तो टोटल रिवैल्यूएशन का जो बेनिफिट है वो 35 का है। ये हम सब एग्री करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2023 वाले दिन 270 होगी। सर कैसे? सवाल में एक बात लिखी हुई थी कि मैं इस एसेट को 2023 में इसकी 12 साल जिंदगी रह गई थी, 2023 में इसकी 12 साल जिंदगी रह गई थी, तो 23 से 24, 24 से 25, 2 साल जिंदगी गुजर गई है। इसका मतलब बची कितनी है जिंदगी? 10 साल। 225 की अमाउंट 10 साल पे डिप्रिशिएट होनी है अगर कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 225 को 10 से डिवाइड करूं, 1 साल की डिप्रिसिएशन आएगी, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साल पिछली वैल्यू आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू। ठीक है जी, इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं। 225 जो है वो दो डेप्रिसिएशन के बाद है ना, 225 जो है वो दो डेप्रिसिएशन के बाद है। 31 दिसंबर 2023 को इस एसेट की 12 साल की जिंदगी रह गई थी, ये 2 साल की जिंदगी गुजरने के बाद की वैल्यू है। यानी कि वैसे क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू तो कुछ दी हुई नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई है तो कॉस्ट को हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं ना। अगर मिसाल के तौर पे एक एसेट 100 रुपए का, 10 साल उसकी जिंदगी है मान लो, 1 साल की डेप्रिसिएशन क्या बनेगी? 10 रुपए। एक तरीका। 2 साल बाद इस एसेट नेटबुक वैल्यू क्या होगी? 2 साल बाद इस एसेट की नेटबुक वैल्यू होगी 100 में से 2 डेप्रिसिएशन माइनस करो 80। अब अगर मैं बची हुई यूजफुल लाइफ से डिवाइड करूं तो भी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के इसका मतलब दो तरीके होते हैं, या तो कॉस्ट को टोटल यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, मिसाल के तौर पर अगर 100 का एसेट है और 10 साल जिंदगी है तो 100 को 10 से डिवाइड कर दो, 1 साल की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। या फिर बची हुई अमाउंट को, कैरिंग वैल्यू को, अगर 2 साल गुजर चुके हैं किसी एसेट को और 100 का एसेट था और 10 रुपए से डिप्रिशिएट होता था, तो 2 साल बाद उसकी 80 की वैल्यू रह गई है, बची हुई यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए या तो कॉस्ट को यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, या फिर कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। बात समझ रहे हो? 100 का एसेट था, 10 साल जिंदगी थी, 1 साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए, 2 साल बाद की कैरिंग वैल्यू 80 रुपए होगी और 2 साल बाद जिंदगी रह गई होगी 8 साल, तो इससे भी डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
तो ये 2.25 2 साल बाद की वैल्यू है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 22.5। 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी हो, 2 साल पहले जाना हो तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें, 2 बार 22.5 को ऐड कर दें, ऐसे कर लें तो 45 ऐड होगा। 45 जब ऐड होगा 225 प्लस 45 270 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो इस तरह से ये 270 की वैल्यू आपके पास आ गई। 270 वो कैरिंग वैल्यू है जो 31 दिसंबर 2023 को एग्जिस्ट करती होगी। मैंने 2 सालों की डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया है। इसको अगर ना समझ आए तो पॉज कर एक बार देखें। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर बोला यार 270 की वैल्यू 31 दिसंबर 2023 को थी, तो इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन 22.5 चार्ज हो रही थी। 22.5 चार्ज हुई, फिर 22.5 चार्ज हुई, तो बचा हुआ अमाउंट आया। रिवैल्यूएशन लॉस कितना बुक किया था 2023 में? 24 मिलियन का सवाल में दिया हुआ है। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन लॉस बुक करने से पहले, रिवैल्यूएशन लॉस बुक करने से पहले इस एसेट, ये एसेट किस वैल्यू पर होगा? 294 पर। बिकॉज जब रिवैल्यूएशन लॉस बुक होता है तो एंट्री पास होती है पीएनएल डेबिट पीपीई क्रेडिट, तो बुक करने से पहले ये 294 का होगा। 2023 में मैंने लॉस बुक किया 24 का, तो मैंने एंट्री पास की पीएनएल डेबिट पीपीई क्रेडिट, तो वो 294 वाली चीज 270 पर आई। फिर मैं 2 सालों तक डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 22.5 पर करता गया। तो इस तरह से रिवर्स वर्किंग कर मैंने ये मालूम किया कि बिफोर इवैल्यूएशन लॉस इस एसेट की क्या वैल्यू होगी। 270 की वैल्यू में 24 ऐड किया। अच्छा, इसका मतलब अगर ये रिवैल्यूएशन लॉस नहीं हुआ होता तो साल की डेप्रिसिएशन क्या बुक होती? 24.5, है ना? कोई चेंज इन यूजफुल लाइफ नहीं है। तो जो एसेट की वैल्यू है, मतलब कि अगर, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करने से, एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करने से, एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करने से जो डेप्रिसिएशन में सेविंग आई है वो 2 रुपए की आई है। यहां तक की वर्किंग पहले समझ लें, पॉज कर लें, वीडियो कोई 1 घंटे पे जाने वाली है। फिर मैंने एक और वर्किंग करी। मैंने बोला यार अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ है तो क्या हुआ है भाई? 270 पे 31 दिसंबर 2023 पर 22.5 की डेप्रिसिएशन इतना बचा, फिर 22.5 की डेप्रिसिएशन इतना बच गया, और ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन का टोटल 45। अगर ये एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ होता, अगर इसकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो ये 294 पर होता, डेप्रिसिएशन बुक हो रही होती 294 डिवाइडेड बाय 12 से 24.5 की ये नेट बुक वैल्यू बचती, फिर ये डेप्रिसिएशन बुक हुई होती, फिर ये वैल्यू बचती। इसका मतलब डेप्रिसिएशन होती 49। इसका मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने से, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने से 4 का फायदा हुआ। या इसको, इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कभी भी इस एसेट की, अगर कभी भी इस एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, अगर कभी भी इस एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो ये एसेट 245 पर होता। आज ये एसेट 225 पर इसलिए है, आज ये एसेट 225 पर इसलिए है क्योंकि इसकी एक बार डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी, उसकी वजह से इसकी डेप्रिसिएशन कम चार्ज होना शुरू हो गई थी और ये 225 पर बुक्स में है। अगर इसकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बुक नहीं हुई होती, अगर इसकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बुक नहीं होती तो ये एसेट कितने पे होता? 245 पर होता। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? अब आपके पास एक टू, ये अमाउंट आ गई ना, ये आपके पास 245 की अमाउंट आ गई। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या कहता है सर? स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही है 225, आप इसको लेकर जाना चाह रहे हैं 260 पर। अगर इस एसेट की कभी भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, अगर इस एसेट की कभी भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होती तो आज इस एसेट की कैरिंग अमाउंट 245 होती। इन दोनों के बीच का जो अमाउंट है वो रिवर्सल का केस है, पीएनएल में जाएगा, और फिर 245 से 260 का जो अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर 225 की कैरिंग अमाउंट वाला एसेट जो है उसको आप 260 पर लेकर जा रहे हो, तो जो ये रिवर्सल कर रहे हो ये देखो कि पिछले किसी साल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो नहीं हुई थी। मैंने कहा हाँ हुई थी। स्टैंडर्ड कहता है अगर किसी पिछले साल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी तो इस एसेट का सिर्फ उतना अमाउंट पीएनएल में रिवर्स होगा, उस हद तक होगा, उस जगह तक होगा जो उसकी कैरिंग अमाउंट होती अगर कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती। मैंने कहा अगर कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती ना तो इस एसेट की बुक्स में कैरिंग अमाउंट 245 आ रही होती। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि 225 से 245 तक जाने के लिए जो 20 का गेन है वो पीएनएल में जाएगा, और 245 से लेकर 260 पर अब जो तुम जा रहे हो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में आएगा। तो वो जो 35 थे ना उसका ये ब्रेकअप है। यही चीज मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करी है।
कंपनी जब रीवैल्यूएशन करती है पहले तो वो अपनी डेप्रिसिएशंस को हटाती है। तो 2 सालों की जो डेप्रिसिएशन बुक हुई हुई है, वो 45 हुई हुई है, उसकी एक एंट्री पास हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करने का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को कम करना, पीपीई क्रेडिट करने का मतलब पीपीई के अकाउंट को क्रेडिट करना। दूसरी एंट्री मैंने पास की है पीपीई का अकाउंट डेबिट 35 रुपए और उसमें से 20 रुपए जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवर्स हो रहे हैं और बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिवर्स हो रहे हैं। तो ये इस सवाल की एक मुश्किल ट्रांजैक्शन जिसको समझना और जिसको बार-बार सुनना पड़ेगा। आपको एक बार सुनकर शायद ये चीज़ याद नहीं होगी, जो मैंने कॉन्सेप्ट, जो मैंने लॉजिक बताई, जो मैंने बात बताई वो आपके ज़हन में बैठनी चाहिए, ताकि आपके कोई पास पेपर में सवाल आए तो मसला ना हो। बहरहाल उसके बाद मैंने सारी चीज़ें लिंक कर दी हैं। आपको इसके बाद अगर इसके बाद कोई मसला होगा नहीं। अगर होगा ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है ना कोई सिली मिस्टेक कर रहे होगे, बाकी सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पर अगर लेट्स से मैं कोई वैल्यू उठाऊँ, लेट्स से मैं पीपीई की वैल्यू उठा लूँ, तो देखिए इसमें मैंने लिंक कर दिया क्या है 600 क्या है भई? सवाल में जो पीपीई की वैल्यू दी हुई थी, ये रही 600। उसके बाद क्या हो रहा है भई इसमें? R45 माइनस हो रहा, R45 क्यों माइनस हो रहा है भाई? कोई डिस्पोज़ल वाली चीज़ होगी। हाँ, जब हम एसेट को बेचते हैं तो पीपी को क्रेडिट करते हैं, पीपी को क्रेडिट करने का मतलब पीपी को कम करने का मतलब माइनस करना। अच्छा, सही है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद Q45 ऐड हो रहा है। Q45 क्या है भाई? Q45 रिवैल्यूएशन की सॉरी Q45 हाँ, रिवैल्यूएशन की अमाउंट है। एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो पीपी का अकाउंट डेबिट होता है तो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है तो प्लस किया हुआ है। और माइनस क्या किया भाई Q30 क्या है भाई? जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हो तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पीपी के अकाउंट को नॉक ऑफ करते हो और फिर रिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो, वो किया हुआ है। तो हर चीज़ अब इस सवाल में जो है वो लिंक्ड है। बहरहाल एक लेंदी से सवाल पूरा डिस्कस किया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, वीडियो भी 1 घंटे से ऊपर की चली गई। ये शीट आप लोगों को मिलेगी, इसको देखते हुए आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल में इस तरह का सवाल दोबारा आ सकता है। अच्छा सवाल, एक ट्रांज़ैक्शन जो थी ना, ट्रांज़ैक्शन 5 बड़ी अच्छी ट्रांज़ैक्शन थी और इस ट्रांज़ैक्शन 5 पर भी अलग से सवाल बनता है। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम तो लगाना है। टाइम लगाएँगे तभी इंशाल्लाह पास होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।